हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एसपी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस चैप्टर का नाम है डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। आपको कंपनी तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन डायरेक्टर्स क्या होते हैं? तो जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्टर्स। और इस चैप्टर में हम डायरेक्टर के बारे में ही एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक कंपनी बहुत बड़ा होता है और ये कंपनी एक्ट के हिसाब से बना होता है। इसकी पर्सनालिटी आर्टिफिशियल है, यानी कि ये खुद से काम नहीं करता है, इसे कोई चाहिए जो इसे चला सके। तो यह कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और वो होते हैं उस कंपनी के ओनर्स। और शेयर होल्डर्स तो इतने सारे होते हैं कि पूरे देश में ही ये फैले होते हैं। इसके अलावा कंपनी में आप इजीली शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर आपको शेयर होल्डर नहीं बनना है तो आप अपना शेयर बेच दो और किसी और को शेयर होल्डर बना सकते हो आप एकदम आसान तरीके से। अब आज के टाइम की बात करें तो एक कंपनी को कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए। इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा जब हमारे कंपनी में अच्छा मैनेजरियल स्किल होगा, यानी अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए जो हमारी कंपनी को मैनेज करें। अब कंपनी में तो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स तो उसके ओनर है, उसके मालिक है, वो मैनेजमेंट नहीं करेंगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो इसके लिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, ग्रुप में चुना जाता है ये रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो ग्रुप है यही कंपनी के सारे काम करता है, यानी कंपनी के फंक्शंस करता है। और इस ग्रुप को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोविजंस के हिसाब से, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, कंपनी जब बनी उसी के 30 दिन के अंदर ही सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मिलना ज़रूरी है। और साल में 4 बार तो इन्हें मिलना ही है। मिलना इन द सेंस मीटिंग में आना है। और अगर कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से मीटिंग में आना है। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मीटिंग में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स तो आने ही चाहिए, यानी कि अगर 30 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 10 आने ही चाहिए, या फिर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर को तो मीटिंग में आना ही है। और एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिया में ही रहता हो, या फिर कम से कम एक साल में 180 दिन तक इंडिया में ही रहा हो। किसी भी कंपनी में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला है ओनरशिप, दूसरा है मैनेजमेंट। ओनरशिप किसके हाथ में होती है, यानी कंपनी का ओनर कौन होता है? हमें पता ही है, शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे होते हैं। और जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो उनको बेयर करना पड़ता है। और मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और अगर उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट किया तो कंपनी का नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिट भी बढ़ेगी। और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। अभी मोस्टली क्या हो रहा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने शेयर खरीद रखा है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जाते हैं और कंपनी को मैनेज भी करने लगते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और कंपनी को मैनेज करने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, वो है डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये आखिर ये डायरेक्टर क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। तो जनरली डायरेक्टर मतलब एक पर्सन जिसे कौन अपॉइंट करता है? कंपनी के लोग अपॉइंट करते हैं। अब इसके 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर आपको आता है व्हाट इज़ डायरेक्टर या हु इज़ डायरेक्टर, तो आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है, या फिर आप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 वाला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है, ए डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट्स जनरल पॉलिसी फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी।
डायरेक्टर मतलब एक ऐसा पर्सन जो पॉलिसी बनाता है। अब वो पॉलिसी क्यों बनाता है? ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके, कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में चल सके और कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना रहे। दूसरा डेफिनेशन देखिए, ए डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु मैनेजेस द कंपनी एंटायरली बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि एक डायरेक्टर ऐसा पर्सन है जो कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करता है, पॉलिसी बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए। एंड आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AA दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट बुक होती है किसी भी कंपनी की। और जब बहुत सारे डायरेक्टर्स मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने का, इसीलिए इन्हें कंपनी का ब्रेन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि डायरेक्टर्स एक्चुअली में है क्या, उनका पोजीशन क्या है। तो सबसे पहला है डायरेक्टर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर को किसने बनाया है? शेयर होल्डर्स ने बनाया है। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें सैलरी दी जाती है क्योंकि आखिर वो लोग काम कर रहे हैं। और वो लोग काम कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो अपने लिमिट्स के हिसाब से ही काम करते हैं, जितना उनके पास पावर है उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं। सेकंड है डायरेक्टर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर्स होते हैं और वो लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करने का काम करता है, इसीलिए हम डायरेक्टर्स को यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, उनके पास पूरा हक है शेयर अलॉटमेंट का यानी कि शेयर को बांटने का, शेयर्स पे कॉल लगाने का यानी कि जिन शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं अपने शेयर्स के, उन्हें बताने को कि अपने शेयर्स के पैसे दे दो। हाँ, ये बात तो सही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन हम इन डायरेक्टर्स को पार्टनर बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनर तो वो होता है जो खुद गलती करे तो वो किसी और को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं। लेकिन एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर पे ब्लेम नहीं लगा सकता। दूसरी बात, जो पार्टनर्स होते हैं वो तो परमानेंट होते हैं, जबकि डायरेक्टर्स परमानेंट नहीं होते हैं, ये तो बदलते ही रहते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर लिखा है, तो ये इसमें एक वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सही है। हाँ, डायरेक्टर्स कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन वो कंपनी के पार्टनर नहीं हैं। थर्ड, डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी। जब शेयर होल्डर्स मिल के डायरेक्टर्स बनाते हैं, तब उन डायरेक्टर्स के हाथों में कंपनी का प्रॉपर्टी, कंपनी के फंड सब कुछ सौंप दिए जाते हैं। अब क्योंकि उन्हीं के हाथ में कंपनी का सारा प्रॉपर्टी, सारा फंड है, इसीलिए उन्हें हम ट्रस्टी कहते हैं। लेकिन सौंपने का मतलब ये नहीं कि उन्हें दे दिया जाता है, उन्हें दिया इसलिए जाता है ताकि वो उन सबको मैनेज करे। और हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छे से मैनेज करना है कि कंपनी को फ़ायदा हो। अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, नहीं तो अगर उन्होंने कुछ लोचापट्टी की तो जो रियल ट्रस्टीज़ हैं यानी कि सच में वो प्रॉपर्टी जिनकी है, वो लोग केस भी कर सकते हैं उन डायरेक्टर्स के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स रियल ट्रस्टीज़ नहीं होते हैं, बस मैनेजिंग ट्रस्टीज़ ही होते हैं। फोर्थ है डायरेक्टर्स एज एम्प्लॉय। कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उन्हें कंपनी का ऑफिसर माना जाता है। भले उन्हें सैलरी दी जाती है, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो अब हमने इन चारों पॉइंट को अच्छे से पढ़ा और इससे हमें ये पता चलता है कि डायरेक्टर का एक्चुअली में स्टेटस क्या है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ना वो एम्प्लॉय है, ना वो ट्रस्टी है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, और थोड़ा थोड़ा तो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पूरी तरह से डायरेक्टर्स ना रिप्रेजेंटेटिव है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है, ना ट्रस्टी है, ना एम्प्लॉय है, तो है क्या?
वो उनके ऊपर ही छोड़ दो, वो लोग डायरेक्टर है, बस ऐसा ही सोचो। अपना अगला टॉपिक है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर अपन बात करें सिंगल पर्सन कंपनी की तो यहाँ पर मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं, और हम चाहे तो 15 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं रिजोल्यूशन पास करके। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो एक इंसान कितने कंपनियों के डायरेक्टर के ऑफिस संभाल सकता है? तो भाई एक इंसान केवल 20 कंपनियों के डायरेक्टर के ऑफिस को ही संभाल सकता है, और उन 20 कंपनियों में पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों ही आ जाता है। और एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 10 पब्लिक कंपनी में ही डायरेक्टर रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये है कि आप रेजोल्यूशन पास करके इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने रूल्स तोड़े तो पनिशमेंट ज़रूर मिलनी है। अब अपना अगला टॉपिक आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है, इसे अच्छे से समझिए। जिस भी इंसान को डायरेक्टर बनना है ना, तो उसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना होता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, और इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर की हेल्प से वो लोग किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जब उस डायरेक्टर को आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला तो 1 ही महीने के अंदर अंदर वो लोग किसी कंपनी में अप्लाई कर देने चाहिए। अगर लेट हुए तो वो डायरेक्टर नहीं बनेंगे। और फिर अगर उन्होंने किसी कंपनी में आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया और वहाँ के वो डायरेक्टर भी बन गए, तो कंपनी क्या करेगी, वो जो नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेज देगी। इन सब के बाद ही वो डायरेक्टर सच में डायरेक्टर कहलाएगा। और अगर किसी ऑफिसर ने गलती कर दी ना इन सब कामों में, तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। अब अपना अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्या तरीका है और डायरेक्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो अपना सबसे पहला तो टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करने वाले हैं। तो ज़रूरी है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते रहे। लेकिन हाँ, किसी जिंदा और भले इंसान को ही हमें डायरेक्टर बनाना है, किसी को भी उठा के हम डायरेक्टर नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। देखिए, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया है कि किस तरह से फर्स्ट डायरेक्टर बनाना है, कोई बात नहीं, उसको बंद कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को खोलिए, उसमें चेक करिए, उसमें तो कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। बात करें सिंगल पर्सन कंपनी की, तो जो इंसान उस कंपनी को शुरू कर रहा है ना, वही फर्स्ट डायरेक्टर बन सकता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को याद रखना है कि कब ये फर्स्ट डायरेक्टर का टर्म ख़त्म हो जाता है। तो इसका टर्म तब ख़त्म हो जाता है जब हमारी कंपनी में दूसरे डायरेक्टर्स को हम अपॉइंट कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। समझ लो मैंने कोई कंपनी शुरू की, तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं तो अकेली थी। तो मैं अकेले ही अपने कंपनी को मैनेज कर रही थी ना, तो मैं ही अपने कंपनी की फर्स्ट डायरेक्टर थी। लेकिन बाद में जब मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स आ गए, फिर मैंने कहा भाई जनरल मीटिंग बुलाई जाए और हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दें। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग अपॉइंट कर देंगे तो अपने आप मेरा टर्म ख़त्म, क्योंकि मेरा कोई शौक़ नहीं था डायरेक्टर बनने का, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई था ही नहीं। लेकिन अब मैंने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए हैं, तो अब मेरा टर्म ख़त्म। तो पूरा फंडा अब क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर अपने को बाकी सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात आई कि वो जो पहला वाला डायरेक्टर था ना, उसका टर्म ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपने लोगों ने क्या किया है, जनरल मीटिंग बुला लिया है, सभी शेयर होल्डर्स को कुर्सी पे बिठा दिया है और बोल दिया है कि भाई आप लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट कीजिए।
और वो लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट भी कर देंगे, यानी कि हमारे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गए। और ये जो जनरल मीटिंग है ये हर साल होती रहती है। हमारे कंपनी के वो मेंबर्स जो रिटायर्ड होने वाले हैं, हमें उन्हें भी चांस देना है डायरेक्टर बनने का। देखिए, कंपनी में सबका हक है कि वो डायरेक्टर बने, लेकिन अगर फिर भी उनको डायरेक्टर नहीं बनाया जा रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जाकर अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई, मैं क्वालिफाइड हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बना रहे हो, लड़ना है। कंपनी वाले चाहे तो किसी भी इंसान को जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बना सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं बनाया और कहीं और बनाया तो जिस मेंबर को उन्होंने डायरेक्टर बनाया है उस मेंबर को एक कंसेंट लेटर देना पड़ता है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डायरेक्टर बनाया गया तो भी मुझे मंजूर है कि मैं डायरेक्टर हूँ। और फिर उस कंसेंट को आगे भेजा जाता है रजिस्ट्रार के पास। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अच्छे से लिखा हुआ है कि किस तरह से डायरेक्टर को बनाना है, और उसी तरीके से डायरेक्टर्स बनने भी चाहिए। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा भी लिखा गया है कि हर साल हर जनरल मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स को रिटायर्ड भी होना है, तो भाई रिटायर्ड करवाना है आपको। जो बन गया एक बार डायरेक्टर, अब उसको रिटायर होना पड़ेगा। या तो वो इसलिए रिटायर हो सकता है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, सीनियर हो गया है, नहीं तो वो इसलिए भी रिटायर्ड हो सकता है क्योंकि उसकी बारी आ गई है। और जब वो रिटायर्ड होगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर का पोस्ट खाली होगा और वहाँ पे कोई और आ जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस नंबर को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता क्या है? तो देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना ही फुल टाइम डायरेक्टर हो और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर हो। तो ऐसे डायरेक्टर को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल सी बात करें तो एक ऐसा डायरेक्टर जो ना मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना फुल टाइम और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर। अब इन तीनों डायरेक्टर के बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इन्हें कहाँ से चुना जाता है? इन्हें चुना जाता है डेटा बैंक से। अब ये डेटा बैंक क्या है? तो डेटा बैंक एक ऐसा डेटा होता है जहाँ पर नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, सारा क्वालिफिकेशन लिखा होता है उस पर्सन का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है। और फिर किसी भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चुनना है तो इस डेटा बैंक की हेल्प से वो लोग आसानी से चुन सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुनते समय कंपनी को बहुत सावधान रहना है और ये ध्यान में रखना है कि जनरल मीटिंग में ही उन्हें चुना जाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। एक बार उनका टाइम ख़त्म हो गया तो हम उन्हें दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में भी क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि हम वापस उसी इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वापस से अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो हम उन्हें सिर्फ 2 ही बार रीअपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हम उन्हें वापस से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। और जब आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वापस से रीअपॉइंट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बीच में एटलीस्ट 3 साल का गैप हो। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को चुनने से पहले अपने को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, वो इंसान एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए उसके अंदर, और वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। दूसरा, वो पर्सन उस कंपनी का प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोमोटर मतलब क्या होता है, जिसने कंपनी बनाया है, तो वो पर्सन प्रोमोटर नहीं होना चाहिए। थर्ड, वो जो इंसान जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है वो प्रोमोटर या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर साहब के मौसी के लड़के हैं तो चलो इन्हीं को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया जाए, भाई ऐसा नहीं करना है। फोर्थ, हम जिस पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं ना, उसका हमारी कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए इकोनॉमिकली,
या फिर डायरेक्टर्स के साथ भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, खास करके पिछले 2 सालों से। फिफ्थ, हम जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले हैं उसका KMP यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनल के साथ भी कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों से। KMP कौन होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं हमारे कंपनी के। तो ये था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकंड डायरेक्टर है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। अब देखिए आजकल के कंपनी में क्या हो गया है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो अलग अलग जगहों से होते हैं, अलग अलग शहरों से होते हैं। तो वो लोग डे टू डे कंपनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कंपनी के रूटीन वर्क को मैनेज करने के लिए हम एक डायरेक्टर बनाते हैं। उसी डायरेक्टर को कहा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के डे टू डे फंक्शंस देखता है, यानी कि रोज रोज क्या काम हो रहे हैं उनको देखता है, वो ठीक तरह से हो इसलिए पॉलिसीज बनाता है। तो ऐसे डायरेक्टर को हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। थर्ड है अपना नॉमिनी डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नॉमिनी डायरेक्टर बनाते हैं। अब हम नॉमिनी डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं, कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर तभी बना सकते हैं जब उस पर्सन का नाम किसी इंस्टीट्यूशन ने दिया हो। मतलब किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी पर्सन का नाम दिया हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा हो कि इससे ही आप नॉमिनी डायरेक्टर बनाओ। उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। या फिर कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी का कि इसी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर बनाना है, उस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर बनाना है। सेकंड, अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर बना सकते हैं जिनका नाम किसी इंस्टीट्यूशन ने दिया है, या फिर कानून के हिसाब से ही अगर हमें किसी इंसान को नॉमिनी डायरेक्टर बनाना पड़ रहा है तो इन 2 केस में भी हम नॉमिनी डायरेक्टर को बना सकते हैं। तीसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी इंसान का नाम दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप इनको नॉमिनी डायरेक्टर बनाओ, उस केस में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसी इंसान को नॉमिनी डायरेक्टर बनाना पड़ता है। तो ये 3 कंडीशंस है और इन्हीं 3 कंडीशन के हिसाब से नॉमिनी डायरेक्टर बनाया जाता है। अगला है एडिशनल डायरेक्टर। कभी कभार हमारी कंपनी को एक्सपर्ट्स लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर टेक्नोक्रेट्स लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से ही ऐसे लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं होते हैं। तो उस टाइम अपने को क्या करना है, अगर हमें एक्सपर्ट या टेक्नोक्रेट लोग की ज़रूरत है तो हम किसी इंसान को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो ऐसे ही डायरेक्टर को हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। और जब तक हमारा अगला एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आता है तब तक वही इंसान डायरेक्टर बना ही रहेगा। तो ये था एडिशनल डायरेक्टर। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर। कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से एक डायरेक्टर को देश से बाहर जाना पड़ रहा है, वो भी 3 महीने से ज़्यादा, तो उस केस में एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर और उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही हमें अल्टरनेटिव डायरेक्टर को चूज़ करना है और एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन भी पास करना है। और वो इंसान अल्टरनेटिव डायरेक्टर तब तक बना रहेगा जब तक पहले वाला डायरेक्टर वापस नहीं आता है। तो यही था अल्टरनेटिव डायरेक्टर, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन। अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से किसी डायरेक्टर को हटा दिया गया है उसके पोस्ट से, लेकिन अभी उसका टर्म ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब उसकी जगह तो खाली हो गई, तो किसी ना किसी को तो बिठाना होगा। तो उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। और जिस भी इंसान को हमने ये डायरेक्टर का पोस्ट दिया है ना, वो तब तक ही डायरेक्टर है जब तक वो पहले वाले का टर्म होगा। मतलब जो पहले वाला डायरेक्टर था, समझ लो उसका टर्म था 2 साल का, तो ये भी 2 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन आखिर डायरेक्टर का पोस्ट क्यों खाली हो जाता है, क्या क्या कारण है उसके,
तो सबसे पहला है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से किसी डायरेक्टर को हटा दिया जाए तो डायरेक्टर की जगह खाली हो जाती है। सेकंड, अगर कोई डायरेक्टर पिछले 12 महीनों से एब्सेंट है और उसने कोई परमिशन भी नहीं लिया है तो उसे डायरेक्टर के पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह खाली हो जाती है। थर्ड, अगर कोई पर्सन एकदम से पागल हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी उसकी जगह खाली हो जाती है। फोर्थ, अगर कोर्ट ने ही किसी को कह दिया है कि ये डायरेक्टर नहीं है तो उसका जगह खाली हो जाएगा। फिफ्थ, अगर कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इस डायरेक्टर ने कोई जुर्म किया है तो उस केस में भी उस डायरेक्टर का पोस्ट खाली हो जाता है, उसे डायरेक्टर के पोस्ट से निकाल दिया जाता है। सिक्स्थ, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी का गलत फ़ायदा उठा रहा था, खुद पैसे कमा रहा था किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस केस में भी उसे उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह खाली हो जाती है। सेवेंथ में ये लिखा है कि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक डायरेक्टर को उसके पोस्ट से निकालने में। अब हमारा अगला टाइप का डायरेक्टर है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसे स्मॉल शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट करा हो। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास एटलीस्ट 20,000 रुपये का शेयर हो, या फिर ये कंपनी के हिसाब से होता है, मतलब बड़ा कंपनी हो तो और भी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, छोटी कंपनी हो तो और कम वैल्यू भी हो सकती है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जिस डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। अपना लास्ट टाइप है फीमेल डायरेक्टर। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से हर एक वो कंपनी जिसका एटलीस्ट 100 करोड़ का शेयर कैपिटल है उसको एक फीमेल डायरेक्टर भी रखना है और इसीलिए एक फीमेल डायरेक्टर भी चूज की जाती है। तो ये थे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं अथॉरिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर होते हैं। तो शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? कंपनी को मैनेज करना। इन्हें एक बहुत स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कंपनी के अंदर क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन कंपनी एक्ट के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से ही सारा काम नहीं कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें उन्हें शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होती है, यानी कंसेंट लेना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि शेयर होल्डर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन तो लेते हैं लेकिन पहले वो लोग रिजोल्यूशन पास करवाते हैं और अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो भी हाँ बोल देते हैं। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 3 तरीके से पावर मिला है। पहला तो उन्हें कंपनी एक्ट से थोड़ा पावर मिला है, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से उन्हें थोड़ा पावर मिला है और तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी उनको पावर मिला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर हैं। तो सबसे बड़ा पावर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये है कि वो रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग शेयर्स इशू भी कर सकते हैं और शेयर्स अलॉट भी कर सकते हैं, यानी शेयर्स बांट भी सकते हैं। सेकंड, ये लोग चाहे तो शेयर होल्डर्स को कॉल भी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं अपने शेयर्स के तो ये लोग उन्हें बता भी सकते हैं कि आप पैसे दे दो। थर्ड, इनके पास ये पावर है कि ये लोग भी सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, यानी शेयर डिबेंचर खरीद सकते हैं। फोर्थ, ये लोग चाहे तो डिबेंचर इशू कर सकते हैं या फिर और भी सिक्योरिटी जैसे कि शेयर, ये सब भी ये लोग इशू कर सकते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। फिफ्थ, ये लोग कंपनी के बिहाफ पे पैसे भी ले सकते हैं किसी से। सिक्स्थ, ये लोग कंपनी के फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेवेंथ, ये लोग डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एट्थ, इनके पास ये पावर है कि जिस हिसाब का प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से ये लोग डिविडेंड दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो ये लोग डिविडेंड ज़्यादा दे सकते हैं, अगर प्रॉफिट कम है तो ये लोग डिविडेंड कम दे सकते हैं। नाइन्थ, इन लोग के पास ये भी पावर है कि ये लोग अल्टरनेट डायरेक्टर्स या एडिशनल डायरेक्टर भी चुन सकते हैं। टेंथ, ये लोग लोन भी दे सकते हैं। 11th, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या जो रिपोर्ट होता है उसे भी ये लोग अप्रूवल दे सकते हैं।
12th ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। 13th ये लोग चाहे तो अपनी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मिला भी सकते हैं, और अगर इन्हें अपनी कंपनी वापस से बनानी है तो भी बना सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है इन लोगों ने अमलगेशन और मर्जर दोनों शब्द क्यों इस्तेमाल किए हैं, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है। छोड़ो, अपने को क्या करना है। 14th इनके पास हक है अपने कंपनी को कंट्रोल करने का। एंड 15th और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन एक्चुअली में हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड। इसमें क्या है, कुछ काम लिखे हुए हैं जिनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। वो अपने मर्जी से ये काम नहीं कर सकते हैं। पहला, अगर उन्हें अपनी कंपनी बेचनी है या फिर कंपनी का कोई एक्स्ट्रा यूनिट है उसे बेचना है, इन दैट केस वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उन्हें किसी की परमिशन लेनी होगी। सेकंड, उन्हें अगर कंपनी को भाड़े पे देना है तो भी उन्हें परमिशन लेना होगा। थर्ड, अगर उन्हें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है या फिर उन्हें कुछ कंपेंसेशन चाहिए तो उस केस में भी उन्हें परमिशन लेनी होगी। फोर्थ, अगर उन्हें पैसे लेने हैं बैंक से तब भी उन्हें परमिशन लेनी होगी। फिफ्थ, अगर उन्हें किसी कर्जदार को समय देना है कि इस समय के बाद ही तुम कर्जा देना, तो इसमें भी उन्हें परमिशन लेनी होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अथॉरिटी एक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि डायरेक्टर्स को क्या क्या पावर मिले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी डायरेक्टर्स को बहुत सारे पावर मिले हैं और उन्हें उन्हीं पावर के हिसाब से ही काम करना है। वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें लाइबल माना जाएगा और फिर उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। अगला टॉपिक है अथॉरिटी एक्वायर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ऐसा प्रोविज़न है कि कंपनी को मैनेज करने के लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने हैं, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी दिए गए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। तो इन्हें उन पावर्स के हिसाब से ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। अगर इन्होंने लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें सज़ा दी जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि कंपनी एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत सारा पावर मिला है, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर दिन कंपनी में आके कंपनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डे टू डे रूटीन वर्क को करने के लिए ये लोग एक डायरेक्टर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर को ही हम KMP मानते हैं, यानी कि की मैनेजरियल पर्सोनल। अब क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कंपनी एक्ट में अगर आपको एक मैनेजर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो। सबसे पहला तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, नहीं तो एग्रीमेंट करके या फिर रिजोल्यूशन पास करके, या फिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओ और फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। सेकंड, सिर्फ एक जिंदा इंसान को ही मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। थर्ड, कंपनी एक्ट के हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों को साथ में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। फोर्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर को 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जा सकता है। फिफ्थ, टर्म्स और कंडीशन भी डिसाइड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में। सिक्स्थ, अपॉइंटमेंट करने से पहले यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनने से पहले हमें जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ता है। सेवेंथ, हम कोई नया मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चुन सकते अगर उससे पहले वाला मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है तो। हाँ, अगर पहले वाले का टर्म एक्सपायर हो गया है तभी हम कोई नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुन सकते हैं। एथ, अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को उस तरह से नहीं चुन रहे हैं जिस तरह से चुनना चाहिए तो उस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। नाइन्थ, कंपनी रजिस्ट्रार को हमें एकदम से जल्दी इन्फॉर्म करना पड़ेगा 50 दिन के अंदर ही कि हमने मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया है। 10th,
ज़्यादा से ज़्यादा एक मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ 2 कंपनी में ही काम कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी एक्ट में देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई भी क्वालिफिकेशन ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बस हाँ, ये बात है कि जो भी पर्सन को आप मैनेजिंग डायरेक्टर चुन रहे हो वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से डिसीजन ले सके। मैनेजिंग डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन के बारे में तो कुछ नहीं है कंपनी एक्ट में, लेकिन हाँ डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ है। सबसे पहला, उस पर्सन की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, वो एक ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं दिया है। फोर्थ, वो एक ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसे कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई हो या फिर कोर्ट ने ऐसा कह दिया हो कि वो मुजरिम है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी। सबसे फर्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी होनी चाहिए नेट प्रॉफिट का 5%। ये होना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी। सेकंड, नेट प्रॉफिट में से 1% यानी कि 1% की सैलरी किसको मिलनी चाहिए? पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर को। थर्ड, हम जो सैलरी दे रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को वो कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से ही होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से होना चाहिए और कंपनी में जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ, अगर किसी भी कारण की वजह से कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बनाना पड़ रहा है, तो अगर उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर को पहले ही सैलरी दे दी थी और वो सैलरी ज़्यादा थी, तो कंपनी के पास ये हक है कि वो ज़्यादा जो उन लोगों ने दे दिया है वो उनसे वापस भी ले सकते हैं। फिफ्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर जब ऑफिस से टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि जब वो ऑफिस से हट रहा है, उस समय उसको कंपेंसेशन भी दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर वो खुद से रिज़ाइन दे रहा है या फिर उसने कोई गड़बड़ी की है और उसे निकाला जा रहा है, उस केस में उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर के क्या क्या पावर है, एट द सेम टाइम उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी में बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है, एक स्पेशल स्टेटस मिला है उनको। एक बात हमको नोट करनी चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर मिला कहाँ से है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी मिला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी मिला है और जो जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुई है उससे भी उन्हें थोड़ा पावर मिला है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिजोल्यूशन पास किया है उससे भी उनको पावर मिला है। भले ही एक मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत सारा पावर मिला है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल कब कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के देख रेख में ही। मैनेजिंग डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे सील भी नहीं लगा सकता है बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन के। अब देखते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी आखिरकार एक डायरेक्टर ही है, तो जो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो इसकी भी है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे और वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। एक मैनेजिंग डायरेक्टर और सिंपल डायरेक्टर के बीच में क्या फ़र्क है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और वो लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड करते हैं। जबकि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? सब शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में। सेकंड, मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, जबकि डायरेक्टर्स को रोटेशन के हिसाब से रिटायर होना पड़ता है। थर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आखिरकार एक डायरेक्टर ही है और रूटीन वर्क को मैनेज करने का काम ये करता है। जबकि डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स, और ये लोग कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। फोर्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, जबकि डायरेक्टर को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम है कि वो डे टू डे फंक्शंस को देखे, यानी कि रूटीन वर्क को देखे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से काम करे। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं
उनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना होता है और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। सिक्स्थ, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। सेवेंथ, मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपेंसेशन दिया जाता है जब उन्हें ऑफिस से निकाला जाता है, जबकि डायरेक्टर्स को ऐसा कुछ नहीं मिलता। एथ, एक इंसान मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है लेकिन केवल 2 कंपनियों में ही, और हर एक कंपनी मोस्टली सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर ही अपॉइंट करती है। जबकि डायरेक्टर की बात करें तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनियों में काम कर सकता है, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए पब्लिक कंपनी में और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर हर 5 साल के बाद रिटायर होते हैं और इन्हें अगर हम चाहें तो दोबारा भी अपॉइंट कर सकते हैं। जबकि जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रोटेशन के हिसाब से रिटायर होते हैं और इन्हें भी हम दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एसपी का चैप्टर नंबर 5। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउटरो।